बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने शेयर बिहेवियर ऑफ बीम्स विदाउट वेब रीइंफोर्समेंट को डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर हम शेयर बिहेवियर ऑफ बीम्स विद वेब रीइंफोर्समेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें वेब रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जब हम शेयर बिहेवियर ऑफ बीम्स विदाउट वेब रीइंफोर्समेंट को डिस्कस कर रहे थे, वह हमने डिस्कस किया था कि बीम में अगर वेब रीइंफोर्समेंट नहीं है तो बीम जो है अपनी फुल फ्लेक्जुरल कैपेसिटी को पहुंचने से पहले ही शीयर में फेल हो जाता है। तो उस बीम को अपनी फुल फ्लेक्जुरल कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए हमें शीयर रीइंफोर्समेंट डालनी पड़ती है ताकि उसका शीयर में फेलियर ना हो और वो फुल फ्लेक्जुरल कैपेसिटी रियलाइज हो सके। सेकेंडली ये है कि अगर हम वेब रीइंफोर्समेंट डालते हैं तो वो कब अपना रोल प्ले करना शुरू कर लेगी। वेब रीइंफोर्समेंट अगर आपने डाली है और अभी कोई इंक्लाइन क्रैकिंग नहीं हुई है बीम के अंदर, तो उस वक्त वेब रीइंफोर्समेंट बड़ा स्मॉल स्ट्रेस ले रहा होता है, यानी उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वेब रीइंफोर्समेंट की शेयर को कैरी करने में बिफोर इंक्लाइन क्रैकिंग, वो बड़ी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन होती है। उसकी वजह यह है कि जब ये जो स्टेज होता है जब कंक्रीट अभी इंक्लाइन क्रैकिंग नहीं आई होती, ये बड़ा उस वक्त जो स्ट्रेन है वो बड़ी लो लेवल ऑफ स्ट्रेन होता है। और जिस यानी कंक्रीट चूंकि बड़े कम स्ट्रेन के ऊपर जाके क्रैक हो जाता है, यानी कोई ब्रिटल मटेरियल है ये, तो क्रैक होने से पहले कोई बहुत ज़्यादा खींचता तो है नहीं। तो अब ये होता क्या है कि कंक्रीट और स्टील का चूँकि परफेक्ट बॉन्ड है, हम एज्यूम कर रहे हैं वैसे, तो स्टील के अंदर भी वही स्मॉल स्ट्रेन उस वक्त एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि कंक्रीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है शुरू के स्टेजेस में। अब क्रैक आने से पहले चूंकि स्ट्रेन स्मॉल है कंक्रीट में भी स्टील में भी, तो स्मॉल स्ट्रेन अगर स्टील में है इसका मतलब है उसके अंदर स्ट्रेस भी स्मॉल होगा, इसका मतलब है उसके अंदर फोर्सेस भी स्मॉल होंगी। सो बिफोर इंक्लाइन क्रैकिंग जो स्ट्रेस है स्टिरअप के अंदर बिफोर इंक्लाइन क्रैकिंग, ये स्टिरअप्स के अंदर जो स्ट्रेस है बिफोर इंक्लाइन क्रैकिंग 3 to 6 KSI से ज़्यादा नहीं होगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो फोर्स भी स्मॉल होगी, स्मॉल फोर्स होगी। इसका मतलब है स्मॉल फोर्स का मतलब है जो कंट्रीब्यूशन उसकी है स्टिरअप की इन रेजिस्टिंग शेयर वो स्मॉल होगी। सो बिफोर इंक्लाइन क्रैकिंग स्टिरअप्स हैव a very minimal role in concrete। यानी स्टिरअप्स डालने से आप क्रैक को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिरअप्स की मौजूदगी में क्रैक आने के बाद वो ओपन अप नहीं हो पाएगा। वो जो स्टिरअप है वो उसको उसके फेसेस ऑफ द क्रैक को वाइडर ओपन होने नहीं देगा, यानी उस क्रैक विड्थ को बेसिकली कंट्रोल करेगा। ये जो आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में हमें ये उसी तरह की डायग्राम है जो हमने विदाउट वेब रीइंफोर्समेंट के लिए भी देखी थी, लेकिन सिर्फ एडिशनली एक चीज़ इसके अंदर आ गई है। यहाँ पे आपको एक स्टिरअप नज़र आ रही है। स्टिरअप के अंदर जो फोर्स है जिसको हमने VS से रिप्रेजेंट किया है, एस फॉर स्टिरअप, वो शेयर स्टिरअप की कंट्रीब्यूशन इन कैरिंग दी शेयर लोड। तो शेयर को कंट्रीब्यूशन कितनी है, उसको हमने VS से रिप्रेजेंट किया। तो इस सारी पिक्चर में सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो कि VS है कि अब इसके अंदर फ़ायदा क्या होगा इस VS के प्रेजेंस का। पहली बात यह कि ये VS जो कंट्रीब्यूशन है स्टिरअप की, वो स्टील के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस है। ये स्टील के लिए एक टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है। स्टील खींचेगा इस क्रैक को ओपन अप होने से, इस क्रैक को ओपन अप होने से रोकने के लिए स्टील को क्या फोर्स लगेगी, टेंशन। तो जो टेंशन इन द स्टिरअप है जिसको हम जो कि कंट्रीब्यूशन है बेसिकली स्टिरअप की इन रेजिस्टिंग शेयर, जिसको हमने VS से रिप्रेजेंट किया है, इसका एडवांटेज ये है। हमने पहले डिस्कस किया था, अगर मैं क्विकली आपके सामने कंपैरिजन के तौर पे दूसरी फिगर रख दूँ जिसके अंदर मैंने विदाउट वेब रीइंफोर्समेंट को डिस्कस किया था, मैं वो यहाँ पे साथ में पेस्ट करता हूँ और फिर मैं कंपैरिजन के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि VS कैसे रोल प्ले करता है इस पूरे प्रोसेस में। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ पिछला वाले लेक्चर में से वो पार्ट जो जिसमें मैंने डिस्कस किया था इंटरनल फोर्सेस इन अ बीम विदाउट स्टिरअप्स। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जब ये क्रैक वाइडर ओपन होता है तो VA डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया था। ये VAY एग्रीगेट इंटरलॉकिंग इनइफेक्टिव हो जाती है जब क्रैक वाइडन होता है, और जब ये वाइडन होता है तो फिर उसके बाद VD भी फाइनली ज़ीरो हो जाता है ड्यू टू स्प्लिटिंग क्रैक, बॉन्ड फेलियर आप इसको कह सकते हैं। स्प्लिटिंग क्रैक आने की वजह से ये भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो VAY यानी एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग और VD और यानी डबल एक्शन,
ये दोनों जो हैं ये डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब ये दोनों ज़ीरो हो जाएं, यानी ये v जब ज़ीरो हो जाए, va जब ज़ीरो हो जाए, और उसके बाद आपका ये vd, ये जब दोनों ज़ीरो हो जाती हैं, तो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो va और vd ज़ीरो होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि ये c1 प्राइम और vcy ये भी ज़ीरो हो जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि T1 और T2 इक्वल हो जाते हैं, यानी T2 फोर्स जो है वो यहाँ पे जितना मोमेंट है उस से दैट मोमेंट डिवाइडेड बाय JD के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ का मोमेंट, यहाँ की फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाती है। और उसके बाद से मोस्टली ये होता है कि यहाँ पे जो कि चूंकि अब कंट्रीब्यूशन सारी के सारी VCY से आएगी, ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ये दोनों जब जीरो हो जाएंगे तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आनी है। तो इसके ऊपर चूंकि स्ट्रेस इंटेंसिटी फिर बहुत बढ़ जाती है, शेयर और कंप्रेशन दोनों को इसने रीजन को रेजिस्ट करना होता है इसने, तो या तो ये फेल हो जाता है या फिर जो है बॉटम वाली साइड पे टेंशन जोन में फेलियर हो जाता है, जो हमने डिस्कस किया था, शेयर कंप्रेशन फेलियर और शेयर टेंशन फेलियर। सो ये होगा अगर स्टिरप्स ना हो। अगर स्टिरप्स हों फिर क्या होगा? अब स्टिरप्स की मौजूदगी में दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जब स्टिरप होगी तो क्रैक ज़्यादा वाइडन ओपन ही नहीं हो पाएगा कि VA जो है VAY यानी एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग इनइफेक्टिव हो जाए। बट इन केस अगर इनइफेक्टिव हो भी जाए, VAY जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीगेट इंटरलॉकिंग की, जब ये ख़त्म हो जाए और डबल एक्शन भी इवन ये दोनों अगर ख़त्म हो जाएं, लेकिन VS ख़त्म नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जो स्टिरप उस क्रैक को क्रॉस कर रही है, उस क्रैक को अरेस्ट कर रही है, वो स्टिरप जो है वो एटलीस्ट काफ़ी लोड लेने के बाद जाके तो यील्डिंग और उसका फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन वो बहुत बाद की बात होगी। लेकिन VAY और VD के डिसअपियर होने के बाद चूंकि VS तो मौजूद रहेगा। अब ये फोर्स चूंकि मौजूद है VS, इस फोर्स की मौजूदगी में अगर ये जो दो फोर्सेस हैं, ये VD और ये जो V फोर्स है जिसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके ये VAY शो किया हुआ, अगर ये दोनों ज़ीरो हो भी जाएं, अगर ये ज़ीरो हो भी जाएं तब भी चूंकि ये एग्जिस्ट करेगा, उस वजह से इसकी एग्जिस्टेंस की वजह से यू नो कि वो जो मोमेंट हमने डिस्कस किया था E के अबाउट, ये मोमेंट जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए इन फोर्सेस को यानी ये जो C1 फोर्स है इट हैज़ टू बी देयर, C1 प्राइम फोर्स हैज़ टू बी प्रेजेंट। यानी ये जो C1 प्राइम फोर्स पहले डिसअपियर हो रही थी बिकॉज ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ VD एंड VA, अब ये डिसअपियर नहीं होगी बिकॉज VS विल ऑलवेज बी देयर एट ऑल स्टेजेस ऑफ द लोडिंग। तो ये C1 प्राइम जो है ये ज़ीरो नहीं होगा। अब अगर ये ज़ीरो नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि अगर आप इक्वेशन लिखें इस जगह दोबारा से जो मैंने पहले भी लिखी हुई थी, तो ये जो T1 है दैट वुड बी इक्वल टू C1 प्लस C1 प्राइम प्लस C1। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, ये C1 है, ये C1 प्राइम है और ये हमारा T1 है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं होने जा रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की इक्वेशन सिचुएशन को देखें तो इसके अंदर अब ये क्योंकि C1 प्राइम ज़ीरो नहीं है, तो अगर आप समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इस डायग्राम के लिए लिखें तो आपको नज़र आएगा कि T2 इज़ इक्वल टू T2 प्लस C1 प्राइम इज़ इक्वल टू T1, यानी T2 को हम लिख सकते हैं T1 माइनस C1 प्राइम। इसका मतलब क्या है, T2 वुड बी लेसर देन T1। जो पहले क्या था, अगर C1 प्राइम इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, जो कि उस केस में होता है अगर वेब रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट ना हो, तो फिर तो ये C1 प्राइम ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं और T2 और T1 इक्वल हो जाते हैं, और आपको यहाँ की जो रीबार के अंदर फोर्सेस हैं वो आपको डिज़ाइन करनी पड़ती हैं बेस्ड ऑन मोमेंट एट दिस लोकेशन, जो कि बड़ा मोमेंट होता है कंपेयर टू दिस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो ये आपको ये वाला फिनोमिनन नहीं होगा। हाँ, फिर भी यही होगा, फिर भी एक चीज़ होगी कि ये T2 जो है ये T1 से तो छोटा होगा, यानी T1 फोर्स यहाँ वाली T1 से छोटी होगी, लेकिन एग्जैक्टली T2 जो है हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, M2 और JD से ये वैलिड नहीं रहेगा। यानी T2 की वैल्यू इट इज़ लेसर देन T1 बट T2 is greater than M2 over
जे डी। अब ये कितना ग्रेटर होगा, कितना इनमें डिफरेंस होगा, ये डिपेंड करेगा कि C1 प्राइम कितना इफ़ेक्टिव है। अगर C1 प्राइम जो है वो कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव है तो फिर तो यानी जितना आपने वेब रेनफोर्समेंट ज़्यादा डाली होगी उतना C1 प्राइम ज़्यादा होगा, और ये डिफरेंस जो है वो उस हिसाब से यानी ये जो डिफरेंस है T2 और M2 और JD का ये डिफरेंस कम होगा। यानी स्टिल जो है टेंशन एट लेवल, सॉरी मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। ये यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स इन द बार है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स या इस लोकेशन पे ये टेंसाइल फोर्स स्टिल आप M2 ओवर JD से नहीं कैलकुलेट करेंगे। स्टिल हम सेफ्टी पर्पस के लिए यानी एडिशनली मार्जिन रखने के लिए हम जो डिज़ाइन करेंगे इस सेक्शन को, डिज़ाइन से मेरा फ्लेक्सुरल डिज़ाइन इस सेक्शन का, वो किसकी बेस पे करेंगे, इस जगह जो मोमेंट है इसके ऊपर करेंगे। आल दो एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे थोड़े से कम मोमेंट पे डिज़ाइन हम कर सकते थे, लेकिन कंजर्वेटिवली हम इसी के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। इसका दूसरा मतलब ये बनता है कि जो आपने इस जगह मोमेंट के लिए यहाँ टेंशन रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन कर लिए उसको आप कंटिन्यू करेंगे अनटिल दिस सेक्शन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली D डिस्टेंस अवे। तो ये बाहर डिटेलिंग से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा डिटेल इसके अंदर डिस्कस कर ली है। जिस तरह से ये मैंने डिस्कस कर दिया कि C1 प्राइम डिसअपियर नहीं होगा, इसी तरह से ये जो VCY प्राइम है ये भी डिसअपियर इसलिए नहीं होगा कि अगर आप इस फ्री बॉडी के अंदर समेशन ऑफ FY कर दें तो आपको नज़र आएगा कि चूँकि चाहे ये VD और VAY या ख़त्म हो भी जाएं तब भी VC चूँकि VS चूँकि प्रेजेंट रहेगा, सो उस वजह से VS has minus VCY prime equal to 0। ये सिचुएशन ओरिजिनल इक्वेशन ऐसी थी VD प्लस सॉरी मैं थोड़ा सा इसको बेहतर क्लियरली लिख लेता हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की थी, मैं अगर इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूँ ताकि ये आपको नज़र आ सके। ओरिजिनल इक्वेशन कुछ इस तरह की है, VD प्लस VAY प्लस VS प्लस VC Y प्राइम इक्वल टू 0। अब हमने डिस्कस किया कि अगर ये डिसअपियर हो और आपका ये कंपोनेंट मौजूद ना हो तो ये भी डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ये डिसअपियर हो जाए और आपके पास ये स्टिरअप्स मौजूद हैं जो आपके अपने VS कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो ये चीज़ ज़ीरो नहीं होगी। सॉरी इसका साइन डिफरेंट होगा, तो उस वजह से VCY प्राइम विल कीप ऑन एग्जिस्टिंग विच इज़ इक्वल टू VS। इनफैक्ट अगर ये ज़ीरो हो जाए तो, अगर ये ज़ीरो ना हो तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई रहनी ज़रूरी है। बहरहाल व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट दीज टू फोर्सेस will not disappear. These two forces will stay during the loading process. So what happens is कि जब ये रहेंगी, next हम ये डिस्कस करेंगे कि अब चूँकि शीयर में जो कंट्रीब्यूशन है वो इन चीज़ों से हमें मिल रही है। अगर मैं ज़रा अभी ऊपर वाली फ्री बॉडी डायग्राम को देखूँ, यानी इस वाली फ्री बॉडी डायग्राम को अगर मैं देखूँ तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारी एक्सटर्नल रिएक्शन है। इसको बैलेंस करना है, जितनी भी यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, ये हो गई, ये वाला कंपोनेंट हो गया और ये VD हो गया, इन्होंने इसको बैलेंस करना है इसको। तो इंटरनल फोर्सेस हैव टू बैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो हमारी एक्सटर्नल, इसको मैं अगर एक्सटर्नल शीयर रिएक्शन है यानी एक्सटर्नली अप्लाइड जो लोडिंग है, अगर वो मैं इसको कह दूँ, सो एक्सटर्नल अप्लाइड हमारे पास जो shear है that has to be balanced by these components, vertical forces। वो क्या क्या forces हैं इसके अंदर, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हमने देखा ये है VCY, VAY, ठीक है, प्लस VD। ये चाहे रीइंफोर्समेंट, वेब रीइंफोर्समेंट डाली हो या ना डाली हो, ये तो हर सूरत में होती हैं। अब एडिशनल हमारे पास एक चीज़ आ गई है प्लस VS। अब ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं रेजिस्टेंस के, ये किस स्टेज पे कितनी होती हैं, ये कंपोनेंट्स किस स्टेज पे ये कौन सा कंपोनेंट कितना होता है, इसको अभी हम क्वालिटेटिवली
डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लोडिंग के हिसाब से देखते हैं। सो हैव अ लुक। ये वो डायग्राम है जो कि आपको बताता है कि किस स्टेज पे किस तरह से लोडिंग, ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप पहले डायग्राम को देखिएगा कि डायग्राम प्लॉट कैसे की गई है। इस डायग्राम में आपको एक्स एक्सिस पे अप्लाइड शेयर है और वाई एक्सिस पे इंटरनल रेजिस्टिंग शेयर है, ठीक है, जो कि इसके बराबर है, ठीक है जी, वाई एक्सिस पे ये है। अब इक्विलिब्रियम के लिए दे हैव टू बी इक्वल। अब इक्वल रहने के लिए क्या होगा कि आप अप्लाइड शेयर जितनी लगाएंगे उतनी ही यहाँ पे रेजिस्टिंग शेयर होनी चाहिए, यानी ये दो इसका मतलब है कि ये लाइन 45 डिग्री की होनी चाहिए, ठीक है, ये 45 डिग्री की रहेगी। ऐसे जब जैसे आप अप्लाइड लोड बढ़ाते जाएंगे ये भी इंटरनल रेजिस्टिंग शेयर भी बढ़ता जाएगा। ये जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लोडिंग के ऊपर आपके पास ये ऐसे जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा साथ साथ इंटरनल जो रेजिस्टिंग शेयर है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी ये 45 डिग्री की लाइन रहेगी। जब ये फेलियर होगा तो उस फेलियर के नतीजे में ये होगा कि अप्लाइड शेयर बढ़ने से फर्दर कोई इंटरनल रेजिस्टिंग शेयर नहीं मिलेगी और वहाँ पे आके आपका फाइनल फेलियर हो जाएगा, यानी ये फर्दर लाइन राइज नहीं कर सकेगी, इसके जवाब में रन के जवाब में कोई राइज नहीं मिल सकेगा, तो ये हमारा फेलियर पॉइंट होगा। सो लेट्स सी कि ये जो डायग्राम है ये हमें क्या बताता है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लोडिंग के ऊपर how do these components contribute towards internal resisting shear. So initially अगर आप इस स्टेज को देखें, इस स्टेज में क्या हो रहा है, ये वाला जो स्टेज है इस स्टेज के अंदर जबकि कोई फ्लेक्सुरल क्रैकिंग भी नहीं हुई, यानी कि बीम के अंदर अभी कोई क्रैक सिरे से है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चरल क्रैक है ही नहीं, ना कोई फ्लेक्सुरल क्रैक है ना कोई इंक्लाइन क्रैक है। उस स्टेज के अंदर आपको अच्छा थोड़ी सी और एक चीज़ देख लीजिएगा कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को यानी इस कंट्रीब्यूशन को शो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक गिवन स्टेज ऑफ लोडिंग अगर मैं ये वाली कंसिडर कर दूं जो कि यहाँ पे कंसिडर हुई है, इसके अंदर ये अप्लाइड लोडिंग लग रही है, अप्लाइड शेयर इतना लग रहा है और उतना ही हमें डेवलप होना है इस इंटरनल रेजिस्टिंग टोटल शेयर ने। अब हम इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कि ये जो टोटल डेवलप हो रही है, मसलन इस स्टेज पे इतनी जो डेवलप हो रही है, इसके अंदर इन चारों कंपोनेंट्स में से किसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो पहली जो स्पेस है ये वाली स्पेस आपको स्टील की कंट्रीब्यूशन बता रही है। नेक्स्ट जो स्पेस है ये जो दो लाइंस के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है ये कंट्रीब्यूशन आपको बता रही है VAY की। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो स्पेस है ये VD की कंट्रीब्यूशन बता रहा है डबल एक्शन की, और फिर उससे नेक्स्ट जो फेज है वो आपको बताता है कि VCY की कितनी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। यानी आपने लाइन को ऐसे नहीं लेना कि ये लाइन हमें कोई VCY बता रहा है या कोई VD बता रहा है, लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको बता रहा है कि पूरे जो इंटरनल रेजिस्टिंग शेयर है उसके अंदर एक गिवन कंपोनेंट की कितनी, मसलन कि ये VC लाइन यहाँ पे बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, VD लाइन छोटी है तो इसका मतलब है ये छोटी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कम कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है रेजिस्ट करने में। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि पहले आप इस डायग्राम को समझ सकें कि इस डायग्राम को प्लॉट कैसे किया गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि डिफरेंट स्टेजेस पे क्या हुआ है। तो पहले मैंने जैसे बात कर ली है कि जब कोई क्रैकिंग ना आई हो तो बिफोर एनी क्रैकिंग क्या होगा कि सारी की सारी आपको कंट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, ये एक ही चीज़ की कंट्रीब्यूशन है VCY, यानी ये VCY की वैल्यू है यहाँ पे इस जगह पे इतनी बड़ी, यानी सिर्फ पूरी की पूरी एक्सटर्नल जितनी भी अप्लाइड शेयर है उसको सिर्फ ये चीज़ रेजिस्ट कर रही है। यानी चूंकि कोई भी कंक्रीट अभी क्रैक नहीं हुआ, कहीं पे क्रैक नहीं आया, तो सारी की सारी कंक्रीट अनक्रैक्ड है और VCY तो हमारे अनक्रैक्ड रीजन जहाँ पे अभी किसी क्रैक ने पेनिट्रेट नहीं किया उस रीजन की कंट्रीब्यूशन होती है। तो अभी चूंकि सारी कंक्रीट अनक्रैक्ड है तो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन अनक्रैक्ड कंक्रीट की हो गई थी। उसके बाद फ्लेक्सुरल क्रैकिंग आने के बाद, यानी ये वो स्टेज है कि जब आपकी फ्लेक्सुरल क्रैकिंग सिर्फ अपीयर हुई है, उस वक्त क्या होगा कि फ्लेक्सुरल क्रैक आने के बाद अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, फ्लेक्सुरल क्रैक आपका आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये जो दूसरे कंपोनेंट्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी देयर विल बी सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीगेट इंटरलॉकिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगी, कुछ आपको डबल एक्शन से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिलनी शुरू हो जाएगी,
और फिर आपको वी एस सॉरी वो अभी ज़ीरो ही रहेगा, ये वी ए वाई है यहाँ पे और ये वी डी है और ये वी सी वाई, यहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि डबल एक्शन की कंट्रीब्यूशन थोड़ी है और तकरीबन सारे स्टेजेस के ऊपर सिवाय एंड के डबल एक्शन थोड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मिल रही है फ्रॉम वी ए वाई एग्रीगेट इंटरलॉकिंग से और अनक्रैक्ड जो कंप्रेशन जोन है वहाँ से मिल रही है। बाहर फ्लैक्चुलर क्रैकिंग के बाद ये होगा और अगला जो स्टेज है वो ये होगा कि जब ये इंक्लाइंड क्रैक भी बन जाए। अब इंक्लाइंड क्रैक बन जाने के बाद क्या फिनोमेनन होगा, इंक्लाइंड क्रैक बन जाने के बाद जो आपका वी एस जो है वो प्ले करना शुरू हो जाएगा रोल, उसकी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। जितना जितना लोड आगे बढ़ता जाएगा वी एस की कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाएगी क्योंकि उतने ज़्यादा शेयर फोर्स उसके अंदर, उसके टेंसाइल फोर्स जो है ना उसके अंदर उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उसको लोड आप बढ़ाते जाएंगे तो वी एस अपने कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली बढ़ाता जाएगा। और फाइनली एक स्टेज आएगा कि ये जो आपने स्टिरअप डाली हुई थी वो स्टिरअप जो क्रैक को ऐसे इंटरसेप्ट कर रही थी, वो क्रैक अब उतना ज़्यादा उसकी ओपनिंग टेंडेंसी हो गई है कि अब वो इस बार को टेंशन में यील्ड कर देगी। अब ये जो स्टेज होगा कि स्टिरअप बार जो है वो टेंशन में यील्ड हो जाएगी। इस स्टेज पे आप देखेंगे कि इस स्टेज के बाद इसके अंदर वी एस जो है वो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट वी एस फोर्स जा रही जब स्टिरअप यील्ड हो जाएगी। लेकिन एक इससे होगा क्या कि जब स्टिरअप यील्ड होगी तो बड़ी डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होंगी, क्रैक एकदम से ओपन होगा और क्रैक जब एकदम से ओपन होगा तो उसके नतीजे में जो वी ए वाई की कंट्रीब्यूशन है ये क्विकली जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि वी ए वाई बहुत छोटा होता जा रहा है तो ये क्विकली डिसअपीयर हो जाएगी क्योंकि क्रैक जैसे ही वाइड ओपन होता है तो एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग इनइफेक्टिव हो जाती है। और फिर उसके बाद ये जो आपका डबल एक्शन है ये भी उसके ऊपर जो डबल एक्शन के ऊपर उसके बाद बेसिकली ये होता है कि जब कंक्रीट ये जैसे ये यील्डिंग होती है स्टिरअप की, उसके बाद आपका ऊपर इक्वेशन को अगर आप देखें तो यील्डिंग होने के बाद आपका वी एस विल बिकम कांस्टेंट, विल स्टे देयर होगा लेकिन कांस्टेंट हो जाएगा। और यील्डिंग होने की वजह से क्रैक चूंकि काफ़ी एब्रप्टली ओपन हो जाएगा तो ये डिसअपीयर हो जाएगी। जब ये डिसअपीयर होगा उसका नतीजा ये निकलेगा कि इन दोनों के ऊपर कंट्रीब्यूशन, इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उसका नतीजा क्या होगा कि या तो डबल जो है जो री बार है जो कि डबल एक्शन के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहा है वो री बार की वजह से कंक्रीट की स्प्लिटिंग क्रैक आ जाएगा। ठीक है, अगर मसलन ये पहले हो जाता है कंक्रीट के स्प्लिटिंग क्रैक आ जाता है जिसको आपको डबल स्प्लिटिंग का यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो ये डबल स्प्लिटिंग होने के बाद आपको ये जो कंट्रीब्यूशन वी डी की है ये भी डाई आउट होना नज़र आ रही है, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद आपको जब ये भी देखें जब ये भी ज़ीरो हो जाएगी डबल के वजह से, स्प्लिटिंग आने की वजह से, यानी कंक्रीट के साथ बेसिकली बॉन्ड ख़त्म होने की वजह से, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, अब एक ही चीज़ रह जाएगी जो कि एडिशनल लोड को कैरी कर सके जो कि वी सी वाई है। अब इसका नतीजा क्या होगा कि जब वी सी वाई पे सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाएगी एडिशनल लोड को कैरी करने की, इसी जोन ने कंप्रेशन को भी रेजिस्ट करना है और शेयर में भी कंट्रीब्यूट करना है, तो इसका नतीजा ये होगा कि ये क्रश हो जाएगी। अब इसकी या तो ये क्रशिंग या तो इस तरह का फेलियर होगा जैसे अभी मैंने डिस्कस किया आपको कि पहले डबल फेल हो जाएगा फिर क्रशिंग होगी, या दूसरा ये हो सकता है कि या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डबल अभी फेल ना हुआ हो, डबल स्प्लिटिंग ना हो, इस स्टेज पे डबल अभी अपनी कंट्रीब्यूशन जारी रखे, लेकिन जो वी सी वाई है जो ऊपर कंप्रेशन जोन से कंट्रीब्यूशन आ रही है वो पहले क्रश कर जाए। मतलब कि ये अब शेयर फ्लेक्चर शेयर कंप्रेशन फेलियर होगा या शेयर टेंशन फेलियर होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा जो है वो पहले इनइफेक्टिव हो जाता है, लेकिन इनमें से कोई एक फेलियर हो जाएगा। यानी जब से स्टिरअप की यील्ड होने के बाद या वी सी वाई ज़ीरो हो जाएगा या आपका वी डी ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये पहले ज़ीरो हो गया तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और ये फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में होगा। ये बड़ा एब्रप्ट सा स्टेज होगा, इसमें आप बहुत ज़्यादा देख नहीं सकते कि किस स्टेज पे कौन सा पहले होने जा रहा है, बट वन ऑफ देम हैज़ टू प्रीसीड द अदर। अब ये जितनी कंट्रीब्यूशन है चारों की, इनकी अगर आप लोड डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सारे एक ब्रिटल कंट्रीब्यूशन है इनकी, सिवाय वी एस के, सॉरी जो कि वी एस चूँकि
स्टील की तरफ से आ रहा है तो ये एक डक्टाइल बिहेवियर रखता है, यानी इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये एक डक्टाइल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लोड रिस्पॉन्स इसका डक्टाइल है, बाकी सब ब्रिटल है। तो अब ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनको हम इनको अलग अलग कहना कि VCY कितना है, VAY करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इनको इसलिए हम एक पैरामीटर के अंदर लंप करने जा रहे हैं और वो पैरामीटर है VC, यानी जिसको आप समवट इनकरेक्टली कह सकते हैं shear carried by the concrete। समवट इनकरेक्टली shear carried by the concrete हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कंक्रीट नहीं है, इसके अंदर आपको डबल एक्शन जो नजर आ रहा है, ये डबल एक्शन बेसिकली तो रीबार फ्लेक्सुलर जो आपने रीइंफोर्समेंट में डाली है उसकी तरफ से उसको कंट्रीब्यूशन मिल रही है। तो ये दो तो चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि हैं ही प्योरली कंक्रीट से रिलेटेड, लेकिन VD तो बेसिकली रीबार जो आपने फ्लेक्सुलर के लिए डाली है उसकी ऐसा डबल एक्शन कंट्रीब्यूशन है शेयर में। तो इस वजह से इस पूरे टर्म को VC कहना कह आप सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली इसके कंपोनेंट VC जो हम कह रहे हैं ये बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, VCY, VAY और VD भी इसके अंदर शामिल है, इसलिए हम इसको समवट इनकरेक्टली हम कहते हैं कि VC हम कह सकते हैं, लेकिन ये कॉमन टर्म है VC। इसके लिए ACI इक्वेशन भी, ACI जो कोड है वो भी इसको लंप करके VC कहता है। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो ये हमारे पास एक अब इक्वेशन आ गई है कि हमारी जो शीयर में नॉमिनल कैपेसिटी है VN दैट इज इक्वल टू VC प्लस VS। अभी नेक्स्ट अब हमारी अपनी डिस्कशन के अंदर हम जस्ट VC की बात करेंगे। इसके जो 3 अलग अलग कंपोनेंट्स ये वाले हैं इनको अलग अलग हम बात नहीं करेंगे, हम VC की बात करेंगे और VS की बात करेंगे। अब ये VC कितना लेना चाहिए, आपने सारा सिचुएशन को समझेगा। आपने बीम के अंदर रीबार भी डाली हुई है, आपने स्टिरअप्स जो हैं वो भी डाले हुए हैं, ठीक है, और आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी सेक्शन का, यानी अब आपके पास कोई सेक्शन है उसकी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि उसका जैसे MN हम कैलकुलेट करते हैं ना, सेक्शन गिवन हो तो हम उसका MN निकाल देते हैं। ये तो आप बहुत दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि उसका VN कैसे निकाला जाएगा, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी उसकी कैसी, ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ उसकी कैसे निकाली जाएगी, उसके अंदर VC और VS शामिल होंगे। अब ये VC कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये कंक्रीट की कंट्रीब्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ वेब रीइंफोर्समेंट। अगर वेब में कोई रीइंफोर्समेंट ना हो, कोई स्टिरअप्स आपने नहीं डाली, और उस सूरत में जो कंक्रीट आपको देगा स्ट्रेंथ, यानी shear strength of, it is taken equal to shear strength of concrete, shear strength of concrete without stirrups, ठीक। और ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि shear strength of concrete without stirrups को हम कैसे लिख सकते हैं। आगे ऐसे इक्वेशंस को हम डिस्कस करने जाते हैं, लेकिन अभी हमने कहा था कि ये इसकी बेस क्या थी shear strength of concrete without stirrups की। हमने कहा था इंक्लाइन क्रैकिंग, जिस लोड पे इंक्लाइन क्रैकिंग हो जाए, इंक्लाइन क्रैकिंग लोड, इसी को हमने लिया था सिलेंडर बीम्स के लिए। हमने कहा था इंक्लाइन क्रैकिंग लोड, जिस लोड पे इंक्लाइन क्रैकिंग आ जाए वही हम उस शेयर स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं कंक्रीट की। यानी इंक्लाइन क्रैकिंग आने के बाद जो एडिशनल वो लोड थोड़ा बहुत जो वो लोड ले सकता है कंक्रीट, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं और हम सिर्फ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हम सिर्फ इंक्लाइन क्रैकिंग लोड लेते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस को अब इस तरह से चलेगा। इंक्लाइन क्रैकिंग लोड को हम फाइंड करेंगे, ठीक है, इंक्लाइन क्रैकिंग लोड फॉर कंक्रीट इन द एब्सेंस ऑफ स्टिरअप्स, और उसी को हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट स्टिरअप्स कंसिडर करेंगे, और फिर इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। आल्दो यहाँ पे जो VC है ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये वो VC है, कंक्रीट की वो कंट्रीब्यूशन है कि जब स्टिरअप्स भी प्रेजेंट हो, यानी है कंक्रीट वाली कंट्रीब्यूशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिरअप्स। बेसिकली स्टिरअप्स की मौजूदगी में कंक्रीट बेहतर परफॉर्म करता है कंपेयर टू, इस वजह से नहीं बेहतर परफॉर्म करता कि VS आ रहा होता है। VS तो ठीक है, VS आ रहा होता है, यानी एडिशनल इसके साथ चीज़ ऐड हो रही है, वो तो ठीक है, बट ये जो VC है ये हम असल में ये VC इस वैल्यू से थोड़ी बड़ी होती है। ये जो विदाउट स्टिरअप हम ले रहे हैं ना, इसको इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको विदाउट स्टिरअप्स जो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ है उसके इक्वल लेते हैं।